नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एसएससी जीडी की जो 16 तारीख को शिफ्ट हुई थी फर्स्ट, उसके कुछ क्वेश्चन मिले हैं। क्योंकि इसके हूबहू क्वेश्चन ढूंढने में वक्त लगता है, इसलिए इसको आज बच्चों ने कमेंट थोड़ी देर से किया तो क्वेश्चन थोड़े देर से मिल पाए। इसके बाद तीन शिफ्टों की और हैं, 16 तारीख के या 15 तारीख के आपको जल्दी ही दी जाएंगी। क्योंकि जो बच्चे आगे क्लास देंगे उनको बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चनों से, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। इसमें बार बार अगर आपसे पोंगल पूछ रहा है तो उसके केरल जैसे पोंगल होता है तमिलनाडु का पर्व है जो अभी मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, तो वहाँ पर तमिलनाडु से बहुत पूछ रहा है। आज पोंगल पूछा है, फिर दूसरा पूछेगा, फिर जल्लीकट्टू पूछता है। ऐसे आपको उसके जब एनालिसिस करेंगे उसमें बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना। आपको इस क्लास से बहुत ही बेनिफिट होगा और आपको एक क्लास में आपको जो बताए जा रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका एनालिसिस कर दें। आपने पढ़ तो बहुत लिया होगा, 3-4 महीने से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर में इसके फॉर्म रहे थे, तो इसके पहले से भी दिसंबर, नवंबर, जनवरी से आप नवंबर या अक्टूबर से आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, आपके बिना समय गवाए हुए आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे आपके इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको आराम से देखना है। और इसमें कुछ व्हाइट बोर्ड छोटा है तो थोड़े कम बताए हैं। आप लोग इससे जौन से टॉपिक से उठ रहे हैं आप उसको घर पर किताब से या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हमने पिछली क्लासें भी डाल दी हैं जिसकी मोस्ट टॉपिक थे, जैसे नृत्य है, त्योहार है, तो इसकी हम लोग की आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में शुरू में कितने तत्व थे। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें सबसे प्रथम में 63 तत्व थे। इनका हाइड्रोजन प्रथम था और ऑक्सीजन ऐसे वगैरह था। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया है कि 8 के बाद फिर रिपीट होने लगते हैं, 8 तक ऐसे चलते हैं क्रम से, फिर वही उससे मिलकर जो तत्व बनते हैं वो 8वीं बार फिर रिपीट होने लगते हैं। ये उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है। मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है या मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले ने दी गई है। अष्टक सिद्धांत दिया था जब न्यूलैंड ने, तो वहां पर 56 तत्व थे। आज मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछा कि कितने तत्व थे जब बनी थी, तो उसमें 63 तत्व थे। और इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था जब उसमें कितने तत्व थे। उनके 56 तत्व थे। उसमें पहला था हाइड्रोजन और इनका थोरियम पे खत्म हो गया था, क्योंकि थोरियम पे इनके जो क्रम से चल रहे थे द्रव्यमान संख्या से, वो उनका क्रम गड़बड़ा गया था। इसके बाद आधुनिक सारणी आई, जिसको मेंडलीव की आधुनिक सारणी कहा जाता है। उसको मोसले ने बनाया था या मोसले ने इसकी संरचना की थी। इसमें कुछ गैप भी छोड़े हैं, इसलिए इसकी संरचना में जो भी तत्व भी मिलते हैं वर्तमान में या जो भविष्य में मिलेंगे, जो खाली जगह छोड़ी है 20-25 तत्व की, वहां पर ये बन जाएंगे। इसलिए इनका जो मोसले ने आवर्त सारणी आधुनिक सारणी दिया गया है वो सबसे सही मानी जाती है। इसके बाद डार्विनियन ने त्रिक सिद्धांत दिया था कि 3-3 के जोड़े में तत्व रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैस हैं तो एक में रहेगा। जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस या जिस तत्व हैं जो कि धातुएं भी अलग रखी जाएंगी, ऐसे उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, 3-3 का जोड़ा बनाया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। 42 में संविधान संशोधन को एक भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसमें संशोधन किया गया 1976 में, तो इसमें बहुत से छोटे छोटे भाग जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और प्रस्तावना में भी प्रथम बार संशोधन हुआ गया। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ गया 1942 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ गया। उसमें अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादिता 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें आपको ये ध्यान रखना, ये मूल संविधान में नहीं थे।
कभी कभी पूछ लेता है कि प्रस्तावना में ऐसा कौन सा शब्द है जो मूल संविधान से नहीं लिया गया है, जो बाद में जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है अखंडता है, धर्म निरपेक्षता है और समाजवादिता है। इसके बाद है भाग, इसमें भाग 4 का जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद है इसका 51A का, जिसमें आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक बाद में संशोधन करके 86वां संशोधन करके 2003 में इसको एक 11वां संविधान, इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। उसमें कहा गया था कि अपने जो भी इनके बच्चों के संरक्षक है या माता पिता, उनको 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। अगर वे पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों में ये संशोधन किया गया कि सब बच्चों को जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के, उन्हें स्कूल जरूर पहुंचाएं। जो उनके अभिभावक हैं, जो संरक्षक हैं या उनके माता पिता हैं, उनके बारे में कहा गया। इसके बाद है जीएसटी की शुरुआत कब हुई? 11 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई। अपना जो जीएसटी कार्यक्रम है या जो नीतियां हैं जीएसटी की, उसको कनाडा से लिया गया है। आपको ध्यान में रखना है जो आपकी नीतियां चल रही हैं भारत में लागू हैं कि किस प्रकार जीएसटी होगा, कितने प्रकार होंगे जीएसटी के, तो वो कनाडा से लिया गया है। 101वां संविधान संशोधन करके अधिनियम 2017 का इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 279A में इसका प्रावधान किया गया है कि कैसे कैसे जीएसटी लगेगा, कौन कौन वस्तुओं पर लगेगा। इसकी आपको दरें पता है, 0% है, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% और एक 28%। 28% सबसे लॉटरी के सामानों पर लगती है, या ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा लॉटरी या बहुत ज़्यादा महंगी वस्तुओं पर 28% जीएसटी लगता है। 0% मतलब कि जो 0% में वस्तुएं टैक्स नहीं लग रहा है, वो 0% में इस पर आगे लग भी सकता है। 0% का ये मतलब होता है। आपको ये दरें इसकी ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है कि इसमें दरें कितनी प्रकार की लग सकती हैं। इसके बाद है रिपो दर। रिपो दर क्या होती है आपको ध्यान से देखना है। जब रिपो दर, जो वाणिज्य बैंक होता है, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, सिडबी है, जब ये आरबीआई से रुपया ऋण लेते हैं अपने लिए, तो वो होता है, वो रिपो दर पे देता है कि हम आपको 6% पे देंगे या 5% पे देंगे। वो होता है रिपो दर। एक होता है रिजर्व रिपो दर। रिजर्व रिपो दर में होता है जब वाणिज्य बैंक में रुपया ज़्यादा हो जाता है, एसबीआई में जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, सिडबी बैंक है वगैरह, जो आरबीआई को बैंक में ऋण रुपया अपने रखने के लिए देते हैं। जैसे हम हैं, हम ना ज़्यादा रुपए हैं तो हम किसी को रखने के लिए देते हैं कि आप ये रुपए रख लो और हमें इसके जो भी आप समझो वो % देते रहना। तो जो रिपो दर होती है वो बैंक हैं जो आरबीआई के पास रखते हैं, उन पे जो रिजर्व रिपो दर होती है वो होती है। और रिपो दर वह होती है जब वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, तो जो वो दर लगाता है उसे रिपो दर कहते हैं। आज वर्तमान रिपो दर 6.25% है। पहले ये कम थी, अब इसको बढ़ा दिया गया। अगर रिपो दर बढ़ी है तो आप समझ रहे हैं कि वाणिज्य बैंक के ऋण कम लेंगे, जिससे अपने भारत देश में रुपये पूरा संचार कम होगा। अगर इसको कम कर देंगे तो रुपया ज़्यादा लेने लगेंगे, ब्याज ज़्यादा उठने लगेगा। इसलिए आपको पूरा नियंत्रण आरबीआई करती है, आपका पूरे भारत देश के रुपये का नियंत्रण आपको ध्यान रखना है। रिपो दर 6.25 है। इसके बाद सिक्किम का नृत्य कौन सा है? इसमें आप लोग, हमने अभी नृत्यों की क्लास बनाई है, उसमें आपके लिंक में दे देंगे आपको। इसमें आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया जाएगा, आपको देखना है। सिक्किम का नृत्य में हमने पढ़ाया है, और ये जो पहले शिफ्ट हुई उसमें भी पूछा गया है और आज भी पूछ लिया गया है। सिंधी जैसे इसका नृत्य है, सिंधी है, छाम है, याक छाम है, तमांग सैलो है, मारुति नाच। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम के मुख्य नृत्य हैं। और सिक्किम का सबसे प्रमुख त्योहार है सोनांग। जो त्योहार है, लोक नृत्य
लोकसभा में अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं। आपको ये पूछा गया है कि लोकसभा में अब तक कितने चुनाव हुए हैं। आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। अब कभी ये भी पूछ लेता है। और आप समझ जानते हैं कि 16 लोकसभा पूरी हो चुकी हैं और 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि राजस्थान की कोटा सीट से सांसद हैं अभी वर्तमान में। और ये ओम बिरला इसके स्पीकर हैं या अध्यक्ष हैं लोकसभा के। तो अभी 17वीं चल रही है और इसके एक साल बाद 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं। आपको ये ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, या जहां अमृतसर कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया था। जहां पर जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर, वो किस राज्य में स्थित है। आपको उसमें ऑप्शन दिए गए थे। आपको उसमें करना था कि इसका जो जलियांवाला बाग अमृतसर है वो पंजाब में स्थित है। इसकी बहुत सी कहानी है इसमें। कई लोग कहते हैं कि जब सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो रॉल एक्ट का विरोध कर रहे थे, रॉल एक्ट वह एक्ट है जिसमें ना दलील ना अपील ना कुछ सुना जाएगा, आपको सिर्फ आदेश है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के विरोध में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू इसका विरोध कर रहे थे। तो जनसभा बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके विरोध में उनकी गिरफ्तारी के विरोध में इनका जनसभा बुलाई गई थी। वहां पर आंदोलन हो रहा था वहां के गवर्नर थे जनरल आर डायर। उन्होंने बिना कुछ बताए बिना चेतावनी दिए वहां पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। तो 13 अप्रैल को ये बैसाखी के दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को रॉल एक्ट के विरोध में आर डायर ने वहां पर गोलियां चलवाई थी, जिससे आधिकारिक तौर पे तो कहा जाता है कि 380 या 379 लोग मरे थे और 1200 लोग घायल हुए थे। जबकि सत्य घटना ये है कि इसमें 2000 से 3000 के बीच लोग मरे थे और 50,000 के आसपास लोग घायल हुए थे, क्योंकि वहां पर जो कुएं थे वो सब पूरी तरह से भर चुके थे। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी समिति बनाई थी इसकी जांच के लिए, और जो कांग्रेस सरकार थी उसने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी इसकी जांच के लिए, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना इनके अध्यक्ष थे मालवीय करके थे कोई। तो इसके बाद आपको ये देखना है। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और हैं आपके। आइए आपको जल्दी बता देते हैं इसमें क्योंकि आपकी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आपको बता देते हैं। इसमें बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, आपको इसमें पूछा है। बुद्ध चरित्र इसमें मुझे चल नहीं रहा है। इसमें पूछा है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। तो आपको लिखना है जो उनके दरबारी कवि थे अश्वघोष की बुद्ध चरित्र रचना है, जो कि हर कनिष्क के दरबार में थे, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। दरबारी कवि थे अश्वघोष, उनको इन्होंने जीता था कनिष्क ने। इसके बाद है अष्टाध्यायी, आपको ध्यान रखना है। आज बुद्ध चरित्र पूछा है तो कल अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय हों। तो लिखी है पाणिनि ने। इन्होंने व्याकरण को भी बताया है, व्याकरण के रचयिता भी पाणिनि है। इसके बाद है मुद्रा राक्षस लिखी है लिखी है विशाख दत्त ने लिखी है। इसके बाद है पतंजलि महाभाष्य ने लिखी है। वाल्मीकि ने रामायण जी लिखी है। इसकी बात है गीत गोविंद ने लिखी है जयदेव। ये आपका मोस्ट है गीत गोविंद, आपको लिखना है गीत गोविंद लिखी है जय देव ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद हैं शतरंज से संबंधित है, जो भारत के विश्व स्नूकर चैंपियन भी हैं, जो विश्व स्नूकर चैंपियन है। एशिया स्नूकर चैंपियन अभी हुआ तो उसके भी विजेता भी बने हैं। आपको विश्वनाथ आनंद आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उड़ीसा का नववर्ष किस नाम से बनाया जाता है। उड़ीसा का नववर्ष हमने आपको ये पढ़ा दिया है पिछली क्लासों में, आपको लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। इसके बाद
जो है महाविश्व संक्रांति के रूप में मनाते हैं। जो उड़ीसा का जो नववर्ष है महाविश्व संक्रांति के रूप में वहाँ का नया पर्व मनाया जाता है, नई साल मनाई जाती है। इसके बाद है वहाँ का नुआखाई, उड़ीसा का नुआखाई बहुत ही फेवरेट वहाँ का फेस्टिवल है, त्योहार। नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। वहाँ पर जब फसल कटाई होती है तो नई फसल नुआखाई, जब नई फसल आती है खाने के लिए तो वहाँ पर नुआखाई त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में। ये आपको मुष्ट रखना है। अभी इसका नया पर्व पूछा है कि नव पर्व किस रूप में, नया वर्ष किस रूप में मनाते हैं, तो इसके बाद नुआखाई भी पूछ सकता है। ये जब फसल कटती है सबसे पहले जब मनाया जाता है। इसके बाद है इसके बाद इतने ही क्वेश्चन हैं और आपको इसके आगे जो शिफ्ट आगे चल रही हैं वे भी जल्दी बता दी जाएंगी कौन कौन से क्वेश्चन है। एनालिसिस उसको ढूंढने में टाइम लगता है, तो आप धैर्य रखें, विश्वास रखें, आपको कंटेंट बिल्कुल सही दिया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।